गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस का इतिहास पार्ट, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पार्ट 1। पार्ट 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। आज जैसे आपको पता ही होगा कि बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से ही विदेशियों का भारत से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत का व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्ति ने भारत आना प्रारंभ किया। मैंने 16वीं शताब्दी से जो यूरोपीय शक्ति थी, आपके नक्शे में आप देखें तो यूरोप का जो नक्शा है, ये वाला पार्ट, इसमें यूरोप ने भारत में आना 16वीं शताब्दी से प्रारंभ किया था। इसमें से मुख्य कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांस और ब्रिटिश इसमें प्रमुख थे। और भारत और यूरोप के मध्य व्यापार कहाँ से हो रहा था? जल मार्ग से हो रहा था तथा थल से हो रहा था। उस समय सिर्फ दो ही ऐसा था, जल और थल। इन दोनों मार्ग से व्यापार स्थापित हो रहा था यूरोप से और भारत तक। हम इसके बारे में और आगे समझेंगे। आइए, कितने प्रकार से भारत से और यूरोप तक व्यापार हो रहा था। प्रथम मार्ग क्या था? फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग तक। जो फारस की खाड़ी कहाँ पर है? ये पार्ट जो है आपका फारस की खाड़ी है। ये वाला पार्ट जो है फारस की खाड़ी है, आपको दिख रहा होगा। ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। पहला मार्ग तो फारस की खाड़ी के द्वारा जो भारत से व्यापार हो रहा था। इस मार्ग से इराक, तुर्क, वेनिस और जेनीवा से व्यापार हो रहा था। अब ये आप थोड़ा एक बार मैप को ध्यान से देखें। जैसे कि ये फारस की खाड़ी हमने बताया, यहाँ से जैसे ये लाल रंग से मैप में आपके किताबों में दिया हुआ है, यहाँ पर है वेनिस, यहाँ पर है वेनजियन, और इस भारत के इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक जा कर के वो लोग यूरोप, यूरोप यहाँ से व्यापार करते थे। ये है आपका लाल सागर से भी रास्ता था वहाँ जाने के लिए। और मध्य एशिया से भी रास्ता था आपका। मध्य एशिया एक बार आप ध्यान से देखें। ये जो लाल रंग की लाइन आपकी किताबों में बन रही है, यहाँ से लेते हुए यूरोप तक, यही वो व्यापार करने का रास्ता है। पहला रास्ता आपको ये रहा, फारस की खाड़ी से जाकर इस लाल लाइन पर मिल गई है। दूसरा रास्ता लाल सागर से था, ये जाते हुए यहाँ यूरोप तक मिल गई है। तीसरा रास्ता मध्य एशिया से आप देख रहे हैं, ऊपर जाकर के इसी लाल लाइन में आकर के मिल गई। तो जो व्यापार करने के तीनों मार्ग थे वो हमने आपको इस मैप के थ्रू दर्शा दिए हैं। और इसी प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों से भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जेनीवा प्रमुख था। तो हमने आपको वेनिस और जेनीवा को यहाँ पर दिखाया है। वेनिस और जेनीवा कहाँ पर है? ये रहा वेनिस और जेनीवा।
ये रहा जेनीवा और वेनिस। तो जो व्यापार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो वेनिस और जेनीवा था प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, किंतु इस प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर किसका एकाधिकार था? सिर्फ इटली का। इटली का इन दोनों राज्यों पर एकाधिकार था और वो किसी अन्य व्यापारी को यहाँ पर व्यापार करने का मौका नहीं दे रही थी। और इसके बाद क्या हुआ? 15वीं शताब्दी में हमने 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया, जो आज का तुर्क में कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है, कुस्तुनिया पर तुर्क ने अपना अधिकार कर लिया। कुस्तुनिया ने तुर्क पर अपना अधिकार कर लिया। हम आपको बताते हैं कुस्तुनिया कहाँ पर है, जो कि बाधा उत्पन्न यूरोप के बीच में ये रहा ये वो पार्ट है जहाँ पर तुर्क ने इस कुस्तुनिया पर एकाधिकार कर लिया। जब कुस्तुनिया पर तुर्कों ने एकाधिकार कर लिया तो ये जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, जो यूरोप से होते हुए मध्य एशिया के थ्रू भारत या पर्शियन गल्फ या लाल महासागर, इन तीनों के तीनों रास्ते जो हैं यूरोप के लिए व्यापार के लिए बंद हो गए। तो अब यूरोप क्या करेगा? यूरोप एक अब दूसरा रास्ता ढूंढेगा जिसके थ्रू वो अपना व्यापार भारत के साथ चालू रख सके। अभी हम देखते हैं वो कौन सा रास्ता यूरोप ने ढूंढा और किस प्रकार ढूंढा। अब समुद्री मार्ग की खोज, इसके वजह से यूरोप ने समुद्री मार्ग की खोज शुरू की, क्योंकि अभी तुर्कों ने जो कुस्तुनिया नाम का जगह था जो मैप में हमने आपको बताया है उसको अपने अधिकार में कर लिया है, जिसकी वजह से जो तीनों मार्ग के बारे में हमने पढ़ा था, तीनों मार्ग को तुर्कों ने यूरोप के लिए बंद कर दिया है। अभी समुद्री मार्ग की खोज करके यूरोप भारत से अपना व्यापार पुनः स्थापित करेगा। किस तरह से ढूंढेगा? अब यूरोपियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इसलिए कि इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर ही थी। उस समय इनको पता नहीं था कि यहाँ पर भारत है, बट ये एक अनुमान लगा रहे थे कि संभावना है कि अगर हम ढूंढेंगे तो भारत तक हम पहुँच जाएंगे। इसके लिए खोजने के लिए नाविकों को बेसिकली क्या चाहिए था? धन चाहिए था, क्योंकि अगर धन होगा तभी वो नाव चाहिए, लंबी यात्रा के लिए भोजन चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए बंदूक गोला बारूद चाहिए। उस समय समुद्री डाकू होते थे जो लूट लेते थे, तो इन सब चीज़ों के लिए उनके पास धन चाहिए। तो वो जो उत्तरी भाग में हमने देखा है मैप में, एक बार मैं आपको पुनः दिखाता हूँ। ये जो नक्शा है, ये जो ऊपर वाला मार्ग है, ऊपर वाला, यहाँ के लोग जो थे काफ़ी समृद्ध थे। यहाँ के जो लोग थे, जो ऊपरी मार्ग है, यहाँ के लोग बहुत समृद्ध थे। समृद्ध मतलब बहुत पैसे वाले थे। तो जो नाविक थे, इन लोगों ने अब इन राजाओं को तथा रानियों को लुभावना लालच दिया कि आपका अगर हम नए राज्य का खोज करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, जिसमें क्या लाभ होगा? धन का लाभ होगा। आपका धर्म, उस समय कौन सा धर्म चल रहा था समाज में? क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार होगा तथा आपके राज्य का ध्वज दूर दूर तक फैलेगा। इसकी वजह से इस लालच में उन समृद्ध लोगों ने नाविकों की मदद करना स्वीकार कर लिया। जैसे हम देखते हैं, जैसे राजा की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना। नाविकों ने क्या कहा? राजा की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना चांदी, मसालों के फायदेमंद व्यापार के लिए एकत्रित करने के
संभावना थी। तो धन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक बार धर्म के बारे में देखेंगे। ईसाई धर्म को दूर दूर तक प्रसार करने का भी लालच इन लोगों ने दिया है। और यूरोप के, जैसे कि अगर हम ध्वज की बात करें तो यूरोप के राष्ट्र का झंडा दूर दूर के निवासियों पर फहराया जाएगा, जिससे साम्राज्य की वृद्धि होगी। इन सब लालचों के द्वारा जो समृद्ध राजा थे, इन लालचों के कारण वो नाविकों की मदद करने को तैयार हो गए। अब यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्च वहन भी करने को तैयार हो गए। अभी किस प्रकार से इन लोगों ने, नाविकों ने किसके माध्यम से यहाँ की खोज की, हम देखते हैं। ये जो आप घड़ी जैसा देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कोलंबस, इसको कहा जाता है कुतुबनुमा। ये क्या है? कुतुबनुमा। ये एक आज के कंपास जैसा है जो डायरेक्शन बताता है। इसी कुतुबनुमा की मदद से वहाँ के जो वो नाविक थे, उन्होंने रास्ता ढूंढा और भारत की भी खोज की। जैसे कि अगर हम बात करें कोलंबस तो निकला था भारत की खोज के लिए। जैसे कि आपको पता है कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, रहा जो कोलंबस है। किंतु ये क्या हुआ, जैसे कि भारत कहाँ है? यूरोप के ईस्टर्न डायरेक्शन में है, और किंतु ये कोलंबस गलती से वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम की तरफ मुड़ गया। तो ये कहाँ पहुँच गया वेस्ट इंडीज़, जिसको वेस्ट इंडिया कहा गया, पश्चिम इंडिया, उसका अर्थ ये था। और वो अमेरिका की खोज कोलंबस ने कर ली 1492 में, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद वास्को ड गामा निकले एक लंबी यात्रा में, और इस बार वास्को ड गामा ने सही मोड़ ईस्टर्न साइड में लिया और इन्होंने भारत के कैलिकट तक पहुँचे, और जहाँ पर इन्होंने भारत की खोज की। तो इस प्रकार से दोनों ने खोज की। देखिए, दक्षिण छोर से होते हुए भारत के, जैसे इसके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। तो समझ में आया, जैसे कि कुतुबनुमा जो आज का कंपास है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तरी दिशा को दर्शाता है, सेम वही कुतुबनुमा था। उसके सहायता से इन लोगों ने भारत की खोज की और निकलने स्पेन निवासी, अगर हम बात करते हैं भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कौन था? कोलंबस थे, जो 1492 में निकले थे भारत की खोज के लिए। किंतु ये वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम की तरफ मुड़ जाने के कारण ये कहाँ पहुँच गए? अमेरिका में पहुँच गए। उसके बाद दूसरा पुर्तगाल निवासी कौन थे? पोर्टुगल निवासी वास्को ड गामा। वो निकले अपनी लंबी यात्रा के दौरान अफ्रीका से दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कैलिकट बंदरगाह पर पहुंच गए। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। एक बार हम दोबारा मैप में चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ। वास्को ड गामा, ये रहा वो जगह जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये आपके बुक में भी है। ये रहा यूरोप, हमने आपको पहले दिखाया था। ये वास्को ड गामा यहाँ से निकले, अफ्रीका होते हुए जल मार्ग के थ्रू यहाँ पर कैलिकट में पहुँच गए। अब ये एक नया जल मार्ग वास्को ड गामा ने खोज निकाला है कि इसमें कोलंबस भी निकले थे। कोलंबस 1492 में निकले थे, जो कि वास्को ड गामा से 6 साल बाद 1498 में वास्को ड गामा भी ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब पहले कोलंबस निकले थे तो यहाँ से कोलंबस मुड़ गए थे।
तो जब मुड़ गए तो वो उन्हें कहाँ पहुँच गए, अमेरिका में। तो उन्होंने अमेरिका की खोज की और 1498 में वास्को ड गामा पोर्टुगल से निकले और ये कहाँ पहुँच गए, भारत में। इस प्रकार से पुनः उनका जो व्यापार यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तूनिया, जो कि तुर्कों ने कैप्चर कर लिया था, व्यापार उनका ठप हो गया था। अब एक इस नए रास्ते से उन्होंने, यूरोप वासियों ने अपना व्यापार पुनः शुरू कर लिया। अब यूरोपीय व्यापार, हम यूरोपीय व्यापार को एक बार हम देखते हैं। यूरोपीय व्यापार में क्या था, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, पुर्तगाली पहले आए थे, इसीलिए इन्होंने जो हिंद महासागर, जो इंडियन ओशन पर जो व्यापार हो रहा था उस पर अपना एक अधिकार कर लिया। क्योंकि एक अधिकार मतलब होता है अकेले ही व्यापार करना, दूसरे देशों को व्यापार करना न देना, क्योंकि इनकी जो नाविक शक्ति थी वो बहुत मजबूत थी, जिसके आगे कोई दूसरा देश टिक नहीं पा रहा था। जैसे व्यापार में क्या करते थे, सोने चांदी लाते थे हमारे देश से, सूती, हमारे देश से क्या ले जाते थे, भारत से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। और ये जो ले जा करके यूरोप में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कीमत पर वहाँ बेचते थे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वहाँ पर कमाते थे। और वास्को ड गामा के भारत पहुँचने के बाद, अब वास्को ड गामा जब भारत आ चुका था, इसके बाद कई अन्य कंपनियां भी, कई अन्य देश भी व्यापार करने के लिए भारत में आए। जैसे हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे, क्योंकि अभी सभी को यूरोप से भारत आने का रास्ता पता चल चुका था। भारत में यूरोप व्यापारियों की होड़, भारत में यूरोप व्यापारियों की भी होड़ भी लग गई। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। क्योंकि आपको हमने बताया ये कहाँ से लेते थे, जो धनी राजा थे वही लोग इन नाविकों की मदद करते थे। इसमें क्या था, जैसे व्यापार के लिए धन या पैसा चाहिए, तभी वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकता था। जहाज, लंबी यात्रा के लिए क्या चाहिए, जल मार्ग में जहाज होता था। तथा नाविक जो कि जहाज को चलाएगा और सही दिशा के द्वारा सही जगह पर ले जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें ही बहुत महत्वपूर्ण थीं। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर व्यापारियों की 17 शताब्दी की शुरुआत में जैसे 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। तो व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है कि जैसे एक आदमी इतने पैसे नहीं लगा सकता है, तो कई समूहों ने उसमें पैसा लगाना शुरू किया। और जो भी, जैसे मान लीजिए कि जैसे 3 लोगों ने पैसा लगाया, ठीक है, जैसे 5:2:1, तो ये जो 3 प्रकार के लोगों ने, 1, 2 और 3 लोगों ने पैसा लगाया, तो जो जितना पैसा लगाया है उसी प्रकार से वो वहाँ से मुनाफा लेगा। तो ये था वहाँ का कंपनियों का। भारत में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट आपको पता है पश्चिमी समुद्र तट कौन सा है, ये रहा आपका उत्तरी ये हो गया ईस्ट हो गया, ये हो गया पश्चिमी वेस्टर्न। तो यहाँ पर क्या हो गया, गोवा हो गया। तो जो पश्चिमी तट पर उन्होंने क्या किया, गोवा, दमन द्वीप में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने गोवा और दमन द्वीप पर स्थापित किया था। विदेशी कंपनियों के इस व्यापारिक केंद्र को कोठी, जो केंद्र स्थापित करते थे उनको क्या कहा जाता था, कोठी तथा फैक्ट्री। अभी कोठी का अर्थात ये होता था, एजेंट होता था, जो एजेंट कोठी में रहेंगे और काम करेंगे। अब इन कोठियों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी थी। इन कोठियों की सुरक्षा कौन करता था, यूरोपियन कंपनी इन कोठियों की सुरक्षा क्या करते थे। यूरोपियन कंपनी के पास शस्त्रधारी
सैनिक हुआ करते थे जो कि इन कोठियों की रक्षा किया करते थे। जैसे अभी आप स्पष्ट देख रहे हैं कि फैक्ट्री मतलब कोठी, फैक्ट्री मतलब कोठी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि ये देखिए, फैक्ट्री मतलब कोठी, इसमें वही जो हमने बताया है एजेंट होते थे जो कि कोठियों में काम किया करते थे, ठीक है। और बेसिकली कोठी का अर्थ क्या लिखा है, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। समझ गए, व्यापारिक स्थापित कार्यालय तथा कोठी से है। और फैक्ट्री शब्द का अर्थ होता है एजेंट। फैक्ट्री शब्द क्या अर्थ होता है, एजेंट। जैसे आज हम फैक्ट्री का, जहाँ पर कुछ सामान बनाया जाता है उसको हम फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्री का अर्थ का क्या दिया गया हुआ है, एक प्रकार का एजेंट दिया गया है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी, मतलब जो एजेंट थे, व्यापारी कार्य करने वाले एजेंट, जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। तो बात आकर के वही हो गई है, वहाँ के जो एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसको फैक्ट्री कहा जाता था। और उसकी रक्षा कौन करता था, उन्हीं के सैनिक करते थे, यूरोपियन सैनिक जो शस्त्रधारी थे। वास्को ड गामा के भारत पहुँचने के बाद एक एक करके बहुत सारे यूरोपियन कंपनी भारत में आई। जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस के व्यापारी जलमार्ग के रास्ते भारत आने लगे थे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक के पास नौसेना तक नहीं थी। इस समय जब यूरोपियन व्यापारी भारत आने लगे थे तो ये इंडिया मतलब भारत के राजाओं के पास कोई नौसेना नहीं थी। तो इसका वो बहुत लाभ उठाते थे। कैसे लाभ उठाते थे, जैसे हॉलैंड निवासियों को क्या कहा जाता था, डच कहा जाता था। और कैलिकट, कोचीन, नागापट्टनम और चिंसुरा कहाँ है, बंगाल में है, में व्यापारिक केंद्र खोले थे। अब इसी प्रकार से फ्रांसीसी भी आए। फ्रांसीसियों ने कहाँ कहाँ खोला था, मछलीपट्टनम में खोला था, पौंडीचेरी, चंदन नगर, माही स्थानों में अपने व्यापारिक केंद्रों को खोला था। अब अंग्रेज भी आए। अंग्रेज अपने को केवल समुद्री तट तक ही सीमित नहीं रख पाए, बल्कि इन्होंने भी अपने व्यापार को बढ़ाया। जैसे सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, भड़ौज, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। अभी आप भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी जो पुर्तगालियों के हाथों से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहे, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, उन्होंने पूरे भारत पर व्यापार पर एकाधिकार कर रखा था। अब बाद में तकरीबन लोग आने लगे थे, तो अब जो व्यापार था वो पुर्तगालियों के हाथ से लोग छीनना चाहते थे। उनकी कोशिश रही थी भारत में कम से कम कीमत, उनकी कोशिश क्या थी यूरोपियन कंपनी की, भारत से कम लागत लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत लगा करके सामान खरीद के और यूरोप में बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इसके लिए ये क्या करते थे, यूरोपियन कंपनी वाले गांव टू गांव लोगों को भेजते थे। जैसे कि डायरेक्ट जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है सामान वहीं से खरीदेंगे तो सस्ते से सस्ता दाम में ये सामान खरीद सकते हैं। और जो कि एजेंट भेजा करते थे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ये वहाँ से कमा सकते हैं। इसी प्रकार समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर होती गई। अब बार बार अगर डच, फ्रांस, जितनी भी यूरोपियन कंपनी आ रही थी वो पुर्तगाल से लड़ रही थी, व्यापार उनसे छीनना चाहती थी। इसी प्रकार लड़ते लड़ते पुर्तगाली जो थे धीरे धीरे वो कमज़ोर होते गए। इस कमज़ोर होते गए अब विदेशी कंपनियों में ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। तो विदेशियों ने व्यापार में साम दाम दंड भेद सारे अपना लिए उन पर कब्जा करने के लिए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधियों या दूत
भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। तो जैसे आपको पता ही है ये किस तरह से बिना राजा के अनुमति के ये कहीं भी व्यापार नहीं कर सकते थे। तो जो यूरोपियन कंपनियां आते थे इन लोगों ने अपना अपना एजेंट राजाओं के पास भेजा कि आप हमें व्यापार करने की अनुमति दें, हम आपको ये मुनाफा करवाएंगे। तो इजाज़त मांगी, अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र, राजाओं ने जो इनको अनुमति देते थे उसको अधिकार पत्र में फरमान कहा जाता था, फरमान जारी किया। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। अब जो व्यापारी जो राजा के पास जाते थे, इनके एजेंट यूरोपियन कंपनी के, वो राजा से कर ना देने की छूट भी मांगते थे। इसके बदले में उन्होंने बंदरगाहों व राजाओं को नवीन वस्तु भेंट की। अब कुछ राजा से मांग रहे हैं तो जब राजा से मिलने जाएंगे तो कुछ नवीन नई चीज़ों को राजा को भेंट करते थे, जो राजा उससे प्रभावित या लुभा जाता था और उनको अनुमति दे देता था। सर थॉमस रो थे, जो कब आए थे, ये जहांगीर के दरबार में आए थे कि शान शौकत देखिए। जहांगीर के दरबार में आए, इन्होंने वहाँ की शान शौकत देखी और ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती व ख़राब चीज़ों मुग़ल बादशाह को भेंट न देने के लिए कहा और उनकी शान शौकत को देखते हुए उन लोगों ने उन्हें क्या भेंट दिया, आप ये देख रहे हैं, ये गाड़ी, ये वाला उन्होंने भेंट दिया। उस समय सम्राट को अंग्रेज दस्ताने, क्या क्या भेंट दिया, अंग्रेजी दस्ताने दिए थे उनको, दस्ताने दिए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी, जिसमें घोड़ा गाड़ी हम बोलते हैं, बग्घी दी थी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुए थे। मतलब दस्ताने और ये जो बग्घी था इंग्लैंड का अंग्रेजों ने दिया था। तो जब सर थॉमस रो आए थे तब जहांगीर ने उनको व्यापार करने की अनुमति भी दी और वो काफ़ी प्रसन्न हुए। एक बार आप भारत का नक्शा देखें, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इस नक्शे में स्पष्ट दर्शाया हुआ है कि आप किस किस ये देखिए, ये पॉइंट बनाया गया है। ये तो सबसे पहले अंग्रेज की कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित थी पूरे भारत में, फिर डच की कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित हैं, फिर फ्रांस की कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित हैं, पुर्तगाल का जो ट्रायंगल है तथा स्क्वायर में दानिश। इसी प्रकार आप ढूंढ सकते हैं मैप में कहाँ कहाँ पर कौन से देश की कंपनियां सबसे पहले आई और अपने आप को स्थापित कर ली। उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच के फैक्ट्रियों की सूची बनाओ। तो आप अगर इसको देख लेंगे तो सारी सूचियों को आप बना सकते हैं। जैसे राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य में राज्य का खजाना बढ़ेगा। मतलब अगर वो यूरोपियन को व्यापार करने की अनुमति देते हैं तो उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा और राजा मतलब व्यापार से इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते थे। उनका राज्य खूब फूलेगा फलेगा और अधिक कर मिलेगा। इसी कारण उन्होंने क्या किया था, यूरोपियन कंपनी को अनुमति दी थी। और हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपियन व्यापारी की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था, क्योंकि ये जो यूरोपियन व्यापारी थे ये भारतीय राजा को क्या धमकी देते थे, क्योंकि अगर भैया हमारे को कर में आप छूट दे दो तो जो आपकी नौसेना है, जहाज़ है,
एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे भारतीय राजाओं के पास स्ट्रॉन्ग नौसेना न होने के कारण इनको उनकी सारी शर्तों को मानना पड़ता था। जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते थे, क्या कहते थे? व्यापार की छूट देंगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। मतलब अगर आप हमें व्यापार में छूट देंगे तभी हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट व डुबो दिया जाएगा। तो इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोपियन के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ उठाया। तो इसकी वजह से वो टैक्स भी नहीं देते थे और ज़मीनें खरीदी, गोदाम बनाया, बंदरगाह बनाया और अपने किले भी बनाए। इसकी वजह से वो भारत में